स्पेशल कवरेज में, इस रिसर्च रिपोर्ट में आप देख रहे हैं। और इस तरीके से जब ये रोविंग करेगा तो इसके ये चके, ये कुल मिलाकर 6 चकों की मदद से आगे की तरफ बढ़ेगा। और एक बात ये बता दूं आपको मैं, ये जो चके हैं ये किसी स्टीयरिंग से मूव नहीं कर रहे हैं, हर किसी की इंडिविजुअल मोटर है जो ऑपरेट करेगी। हर चके में अपनी इंडिविजुअल मोटर है जिसमें रोटेशन होगा और रोटेशन के जरिए आगे बढ़ेगा। मान लीजिए इसको बाएं की तरफ घूमना है तो बाएं घूमने के लिए इस तरफ वाले जो चके हैं, ये वाले चके एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ जाएंगे और ये वाले चके क्लॉकवाइज आगे की तरफ बढ़ेंगे और इस तरीके से ये लेफ्ट टर्न कर लेगा। और इसी तरीके से अगर इसको राइट टर्न करना है तो इसका एन ऑपोजिट जब होगा तो ये राइट टर्न कर लेगा। और ये जो इसकी आंखें हैं इसके जरिए ये देख रहा होगा। यहाँ जो मैंने बताया ये जो पेलोड्स हैं ये लेजर इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोस्कोप और इधर जो आप देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोप, इसके जरिए इन सिटू एक्सपेरिमेंट करने वाला है। और ये धरती के 14 दिन बराबर चांद का एक दिन, उतने दिनों तक ये लगातार काम कर रहा होगा। अच्छा सर ये बताइए, इस स्टेज में डॉक्टर कुलश्रेष्ठ कोई एप्रीहेंशन रह जाते हैं या यहां तक पहुंच गए सब हो गया? देखिए यहाँ तक पहुंच गए तो सब हो गया एसेंशियली, क्योंकि अब तो चंद्रमा की उसी सरफेस पर ही है और अपने आसपास के अब जो ये स्पेक्ट्रोमीटर एंड स्पेक्ट्रोस्कोप जो इसमें लगे हुए हैं वो एलिमेंटल एनालिसिस भी करेंगे और उसकी डाटा हमारे पास अर्थ पर भी भेजेंगे और उसको हम लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। और ये देखिए ये जो पुराना चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसके भी कितने दूरगामी परिणाम थे, उससे ये सब कनेक्टेड है। तो अब जो ये देने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आगे मान लीजिए कि हम चंद्रमा की सतह से कहीं और आगे जाने की सोचते हैं तो ये सब जो एनालिसिस हो रही है इस सब की एनालिसिस के रिजल्ट्स के जरिए हमें ये बड़ी मदद मिलेगी कि हम आगे का भी कुछ प्लान कर सकते हैं। और आप आगे जा सकते हैं, आगे के प्लान। और ये समझ लीजिए इतना दूरगामी कि ये फुटप्रिंट्स जो आप बना देंगे, इस फुटप्रिंट पर आने वाले दिनों में दुनिया चलेगी। साउथ पोल पर अभी तक किसी भी चंद्रयान का पहुंचना, किसी भी देश के चंद्रयान का पहुंचना, मून मिशन का पहुंचना मुमकिन नहीं हुआ है। यहाँ तक प्रज्ञान का पहुंच जाना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। और ये फुटप्रिंट्स, ये जो प्रज्ञान छोड़ रहा है चांद की सतह पर, ये फुटप्रिंट्स आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को विज्ञान के मामले में नई दिशा दिखाने वाले होंगे। इसी को फॉलो करके बाकी की दुनिया आगे बढ़ेगी। अब इस फुटप्रिंट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो ये है कि ये जो पहिए हैं इनके ऊपर न सिर्फ अशोक स्तंभ बना हुआ है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो, बल्कि इसके ऊपर इसरो का एम्ब्लेम भी बना हुआ है। तो जब ये इस तरीके से चल रहा है यहाँ इस चांद की सतह पर, तो ये साथ में निशान छोड़ता जा रहा है इसमें बने हुए इन एम्ब्लेम्स का। यहाँ पर बहुत गौर से आप देखेंगे, अभी मैं दिखाता हूँ और क्लोज इन करके, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये अशोक स्तंभ है और इस तरफ दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इसरो का अपना जो एम्ब्लेम है वो भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ चलते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका ठप्पा लग रहा है। भारत का चांद में एक्सपेरिमेंट्स के मामले में, चंद्रयान को भेजने के मामले में, मून मिशन के मामले में अनप्रेसिडेंटेड उपलब्धि हासिल करने का एक जो तमगा है वो भारत के नाम हो रहा है। और वो तमगा यहाँ आप देखिए इन निशानों के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए चांद के ऊपर दर्ज हो जाएगा। सर इसको जरा समझाइए, इन एम्ब्लेम्स का यहाँ मौजूद होना। और जैसे हम सुनते हैं पर न तो सर एक सेकंड, मैं जरा पुराना ले जाना चाहता हूँ आप कि वो जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहले रशिया ने शुरू किया, उसके बाद अमेरिका ने मून मिशन शुरू किया और उसके बाद हिंदुस्तान इस दिशा में आगे बढ़ा। लेकिन उन दोनों को पीछे करते हुए इसके जरिए जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये निशान जो चांद की सीने पर हम उकेर रहे हैं ये कितने महत्वपूर्ण है? देखिए ये तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हो गया एक्चुअली फॉर ऑल टाइम्स टू कम। वहाँ पर अगर आप कोई हल्का सा कागज भी छोड़ देते हैं तो वो कभी उड़ेगा नहीं। आप हजारों के साल के बाद भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहीं का वहीं पड़ा मिलेगा। तो इसका मतलब है जो चिन्ह है यहाँ पर हवा तो है नहीं, वो उड़ के इधर उधर कहीं अपने आप से मिटेंगे नहीं, वहाँ बरसात नहीं होगी, धुलेंगे नहीं, वो चिन्ह वहीं बने रहेंगे, अंकित हो जाएंगे परमानेंटली। आप इसमें फिर दूसरा तीसरा आज से चाहे जितने साल के बाद हम फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो चिन्ह आप वहीं पाएंगे, वो चिन्ह यहीं पर मौजूद रहेंगे। अब ये भी देख लीजिए कि ये चिन्ह तो अमेरिका ने जैसा अपना हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया, लैंडिंग साइट ऑन द मून, जहाँ पर जाके नील आर्मस्ट्रॉन्ग खड़ा हो गया,
इसी प्रकार ये हमारा एक इंडियन हेरिटेज डेवलप हो गया। तो सर हमारा तो चंद्रयान, इनफैक्ट चंद्रयान 2 जहां पर जाकर कहा जाता है क्रैश हुआ था, उसको भी जवाहर पॉइंट नाम दिया गया था जी। वो भी एक तरीके से हमारा एक तरीके से दस्तखत है, भले ही वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। जी नहीं, उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा दस्तखत तो हमारा चंद्रयान 1 का है। उसमें हमने एक 30-32 किलो की एक इम्पैक्ट प्रोब भेजी। इनफैक्ट ये जवाहर पॉइंट जो है वो चंद्रयान 1 के समय उसको नाम दिया गया था। आई एम सो सॉरी। जवाहर 1 जब इम्पैक्ट प्रोब भेजा गया था जी, तो उसको 100 किलोमीटर की दूर से जोर से पटका गया था, तो उस जगह को जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। और उसी से ही हमने वाटर की डिस्कवरी खोज की थी। वहां पर 2008 की बात की जा रही है। ये अक्टूबर 2008 में जी, अक्टूबर नवंबर 2008 में चंद्रयान 1 मून इम्पैक्ट प्रोब जी ये भेजा गया था और हमने डेलिबरेटली किया था, और हमने डेलिबरेटली उसको क्रैश किया था चंद्रमा में। और तब हमको पहली बार पता चला था कि चंद्रमा में पानी मौजूद है। तो पूरी दुनिया में इस बात का ऐलान करने वाला कि चंद्रमा में पानी मौजूद है, ये भारत पहला देश था। अब मैं जरा ये भी समझना चाहता हूँ सर, यहाँ डॉक्टर नाथ मैं आपको लाऊंगा। ये जो कहे जा रहे हैं ये रॉकर बोगी हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये शॉक एब्जॉर्ब करने की काबिलियत रखते हैं। और ये जो इसके चक्के हैं ये इंडिविजुअल मोटर से चल रहे हैं, किसी स्टीयरिंग से गवर्न नहीं हो रहे हैं। इसके डिजाइन के बारे में जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये जो रोवर जो है ये बहुत लाइट वेट भी है, ये करीब 25 किलो का है। और इसकी डिज़ाइन ऐसे की है कि ये सेल्फ कंट्रोल्ड है एंड इसके जो एक्टिवेटेड सिस्टम जो है वो फीडबैक लूप में चलते रहते हैं। तो मतलब जो डेटा लेते हैं उसी डेटा से वो नेक्स्ट स्टेप को डिसाइड करते हैं कि आगे चलना है, पीछे चलना है, लेफ्ट चलना है, राइट चलना है। सो ये सेल्फ कंट्रोल्ड है। और इसमें जो पेलोड्स है ये इसमें दो बहुत लाइट वेट पेलोड्स है, तो ये इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। एंड ये जो कम्युनिकेट करना है इसका कम्युनिकेशन लेकिन ये लैंडर के साथ कर रहा है। ये डायरेक्टली हमें डेटा नहीं भेजेगा। ये डेटा भेजेगा लैंडर को, लैंडर के थ्रू में इंडिया में। सर ये जो 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर की जिस पट्टी में जाकर ये लैंडर रुकेगा फिर प्रज्ञान को ये छोड़ेगा, ये प्रज्ञान कितने एरिया में घूमता रहेगा? नहीं, ये एरिया अभी तक डिसाइड नहीं किया गया। ये तो एक्चुअली इस कैमरा में रहना है। ये लैंडर के कैमरा के रेंज में रहेगा ये। उसी में कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे 14 दिन तक। अच्छा। 14 दिन के बाद पॉसिबली इफ इट इज सस्टेन कर जाए कि एक लूनर नाइट को सस्टेन करे, फिर नेक्स्ट 14 डेज वो चल पाएगा अगर सस्टेन। लेकिन ये एक लूनर नाइट को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि तापमान एकदम से बहुत ज्यादा नीचे आएगा, बहुत नीचे इसके नीचे, इसके अंदर जो ये कंपार्टमेंट बनाया गया है इसको वार्म कंपार्टमेंट कहा जा रहा है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे वो महफूज रहें उस टेम्परेचर में, ऐसी व्यवस्था की गई है। हम लूना के बारे में ये सुनते हैं कि उसमें कोई ऐसा न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए अरेंजमेंट किया गया था कि लूना अगर पहुंच जाता चंद्रमा में तो उसका वो कंपार्टमेंट वार्म रहता। लेकिन यहाँ पर क्या वार्मथ उस लूनर नाइट में बनी रहेगी सर? ये जो टेम्परेचर इतने ज़्यादा वेरिएशन होएगा, रात को -140 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं, तो उसमें चांसेस है कि ये सरवाइव करे, चांसेस है कि ना भी करे। तो इसमें इसकी जो मिशन लाइफ जो है ये 14 दिन ही रखा गया। तो दैट इज बोनस जो भी मिलेगा उसके आगे जो भी मिलेगा वो बोनस। ये लूना का और हमारे चंद्रयान 3 का कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। लूना 25 was designed for a long term stay and experiments on moon। हमारा ये शॉर्ट टर्म गेन्स और एम्स का एक्सपेरिमेंट है। हमने जानबूझकर इसको 14 दिन का किया है। अभी हम यहाँ इससे आगे के, अब इसी में और फर्दर रिसर्च करने का आइडिया नहीं था। हम भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि। और अब हमारे पास इसरो के पास वो न्यूक्लियर पावर वाला इन चीज़ों के लिए अवेलेबल ऑलरेडी होना शुरू हो गया। तो अगले स्पेस क्राफ्ट में हम भी वो न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी भेज सकते हैं। लेकिन इसमें हमने उसके बिना ही इसको बनाया है। एम का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य लिमिटेड है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमारा उद्देश्य क्लियर है, और उस उद्देश्य को लेकर ये प्रज्ञान, हम सब की उम्मीदों का बोझ लेकर ये छोटा सा प्रज्ञान वहां पहुंचा हुआ है। 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का बोझ लेकर ये प्रज्ञान। लेकिन जब ये 140 करोड़ लोगों की दुआओं में तब्दील हो जाता है मामला, तो फिर ये बोझ एक तरफ हो जाता है, और सब दुआएं जब एक साथ लगती हैं तो प्रज्ञान चांद पर झंडा फहरा कर आता है। आप सबकी दुआएं अगर प्रज्ञान के साथ है तो कोई नहीं रोक सकता इस बात से। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी एक स्वर में बोलिएगा, और आप तमाम लोग भी जो इस समय टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं, चांद पर जय हो।